नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित बुडानिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर। इस कार्यक्रम का आयोजन नियमित सोमवार से शनिवार को शाम 4 बजे किया जाता है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि यूपीएससी और आरएस की परीक्षाओं के संबंध में जितने भी करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं उनका विश्लेषण करना। आज इसी श्रृंखला में हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं उस मुद्दे का नाम है काला पानी विवाद। जब हम लोग इस विवाद की बात करते हैं तो ये भारत और नेपाल के बीच में एक प्रमुख विवाद है और पिछले 5-6 महीने से चर्चा में है। तो पहले तो ये देखते हैं कि विवाद चर्चा में क्यों है। चर्चा में होने का प्रमुख कारण ये है कि पिछले 6 महीने पहले भारत सरकार ने एक नया मैप जारी किया था और उस नए मैप को जारी करने की वजह से ये फिर से दावा किया गया कि जो काला पानी का क्षेत्र है वो भारत से संबंध रखता है और ये भारत का ही है। उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे तो नेपाल की सरकार ने इसका विरोध किया है। नेपाल का मानना है कि ये जो नक्शा है ये गलत है और इस नक्शे के अनुसार जो काला पानी भारत ने अपना हिस्सा बताया है ये नेपाल का क्षेत्र है, न कि जो भारत का क्षेत्र है। ऐसे में इसको लेकर दोनों राष्ट्रों के बीच में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि जब मैं भारत नेपाल संबंधों की बात करूंगा तो दोनों राष्ट्रों के बीच में ऐतिहासिक संबंध हैं और इस तरीके के ऐतिहासिक संबंध हैं कि दोनों राष्ट्रों के बीच में एक दोस्ती की संधि हुई थी 1950 में। तो 1950 की दोस्ती की संधि के अनुसार दोनों राष्ट्रों की खुली सीमाएं रहेंगी। हालांकि 1950 में नेपाल के अंदर राणाओं का शासन था और राणा हमेशा भारत समर्थक रहे थे, लेकिन 1960 में भारत की ही बेवकूफ़ी की वजह से राणाओं को सत्ता से हटाकर राजा सत्ता में आ गए और जो राजा हैं वो राजा प्रणाली जब वहाँ शुरू हुई तो भारत विरोध की गतिविधियाँ शुरू हो गई थी। राजा महेंद्र पहले वो थे जिन्होंने विरोध में गतिविधियाँ शुरू की और इस संधि का भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब हम ओवरऑल 1990 तक मानकर चलें तो भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो हमेशा भारत के हित में रहे हैं। वैसे नेपाल एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का तात्पर्य होता है दो बड़े राष्ट्रों के बीच का राष्ट्र जिसकी भौगोलिक स्थिति दोनों राष्ट्रों के लिए चुनौती दे सकती है। तो भारत के लिए और चीन दोनों के लिए नेपाल की सीमा महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत चाहता है कि हम लोग हमेशा इस नेपाल को हमारा समर्थक रखें। वैसे भी गुजराल के सिद्धांत में कहूं तो पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए नेपाल के साथ मित्रतापूर्ण संबंध ही भारत के लिए हितकारी हैं। इस 1950 की संधि के माध्यम से हमने यही सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि हम भारत और नेपाल के बीच में एक बेहतरीन दोस्ती को सुनिश्चित कर सकें, परंतु अनेक विवादों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे खड़े हुए जिनकी वजह से इस दोस्ती पर दाग लगने लगा और उन दाग में से एक प्रमुख दाग जो है वो है काला पानी विवाद की बात करता हूं। इसके साथ साथ नया रुख यह है कि जो नेपाल की वर्तमान की सरकारें आ रही हैं, हालांकि वहाँ राजनीतिक अस्थिरता बहुत है, सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, पर इस कैटेगरी में चीन समर्थक अधिक हो रहे हैं। नेपाल की जो वर्तमान सरकार है वो भारत विरोधी अधिक होती जा रही हैं और चीन के पक्ष में जा रही हैं। ऐसे में ये 6 महीने पहले जब भारत सरकार ने अपना नया राजनीतिक नक्शा निकाला तो उस नक्शे में इस काला पानी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बता दिया। अब नेपाल ये कहता है कि ये हिस्सा, शुरुआत से ही नेपाल का दावा यही है कि ये हिस्सा जो है वो नेपाल का है। हालांकि इस पूरे विवाद पर भारत ने भी चुप्पी साध रखी है। भारत का मानना है कि ऐतिहासिक तौर पर भी हमारा है और इस क्षेत्र पर वर्तमान में कब्जा भी भारत का है। तो जानते हैं कि क्या है ये काला पानी विवाद। जब मैं इस काला पानी क्षेत्र की बात करूंगा तो एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन का तात्पर्य है कि यहाँ 3 राष्ट्रों की सीमाएं खत्म होती हैं, एक नेपाल की, दूसरी भारत की और तीसरी तिब्बत की। हालांकि अभी तिब्बत को हम चाइना का ही भाग मानते हैं, पर 3 राष्ट्रों की सीमा यहाँ टच होती है, इसलिए इसको हम ट्राई जंक्शन कहते हैं। नेपाल, इंडिया और चाइना की। चाइना का तिब्बत वाला इलाका जो है वो यहाँ टच करता है। लगभग 372 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र है तो संसाधनों के दृष्टिकोण में तो इतना उपयोगी नहीं है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण में इसका बहुत बड़ा महत्व है और खास कर तब इसका महत्व अधिक हो जाता है जब भारत जैसे राष्ट्र के लिए पड़ोसी राष्ट्र सीमा चीन की हो, तो इसलिए ये हमारे लिए अति उपयोगी केंद्र हो जाता है। तो सामरिक दृष्टिकोण में ये भारत के लिए उपयोगी है। एक ट्राई जंक्शन है जहां 3 राष्ट्रों की सीमाएं टच होती हैं। 372 स्क्वायर किलोमीटर का ये एक विवादित क्षेत्र है जिसको लेकर विवाद बना हुआ है। अब जब मैं इस विवाद की प्रमुख बात करूं तो विवाद के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण जो है वो है काली नदी, जो महाकाली नदी बेसिकली आजकल हम लोग कहते हैं कि जो काली नदी है
इसकी वजह से प्रमुख विवाद उत्पन्न हुआ है। और ये विवाद किस तरीके से उत्पन्न हुआ है वो भी महत्वपूर्ण है। पर नेपाल का मानना है कि ये जो क्षेत्र है ये नेपाल का है और नेपाल का एक जिला है दार्चुला, उस जिले का ये भाग है। और वहीं भारत का मानना है कि हमारे उत्तराखंड के पिथौरगढ़ जिले का ये हिस्सा है और ये शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक हमारा है। अब इस विवाद का मैं शुरुआत करूं तो ये विवाद 1816 से उत्पन्न हुआ है। 1816 में एक संधि हुई थी जिसको हम लोग सुगोली संधि कहते हैं, सुगोली ट्रीटी कहते हैं। और ये जो सुगोली संधि है ये दो लोगों के बीच में हुई थी। एक इंडिया, यहाँ इंडिया का तात्पर्य है ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ राजाओं का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश इंडिया के साथ में ये संधि हुई थी नेपाल की। तो नेपाल और ब्रिटिश इंडिया में जब ये सुगोली संधि हुई थी तब कहा गया था कि जो काली नदी है, इस काली नदी के जो पश्चिम में होगा, क्लियर है, काली नदी के जो पश्चिम में होगा वो तो भारत है और काली नदी के जो पूर्व में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेपाल है। तो हालांकि इसमें कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था, उस समय केवल एक लाइन कही गई कि जो काली नदी है उस काली नदी के पश्चिम में भारत होगा और पूर्व में जो है वो नेपाल होगा। इस हिसाब से कहा जाए तो सुगोली संधि ने एक स्पष्ट विभाजन कर दिया था भारत और नेपाल की सीमा का। तो ये प्राकृतिक विभाजन जो इस नदी के माध्यम से स्वीकार किया गया। और मुद्दा ये उठा कि इस संधि में, इस सुगोली संधि के अंदर यह वर्णन नहीं किया गया है कि इस नदी का उद्गम स्थल क्या है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, यानी ये नदी कहां से शुरू होती है, इस चीज का वर्णन इसके अंदर संधि के अंदर नहीं है। और यही एक प्रमुख विवाद यहां बन गया। जब 1962 की हम लोग बात करेंगे तो एक थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको भी हमें समझना होगा। हालांकि सब राष्ट्र हित में जायज होता है तो मेरी बातों को भावनात्मक पक्ष पर लेने की आवश्यकता नहीं है। कि जब हम लोग बात करें तो 1816 के अनुसार तो ये वाली सीमा विभाजित की गई थी और इसी को हम लोग काली नदी कहते हैं, महाकाली नदी जो आज की है वो कहते हैं। और इस तरफ का ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये क्षेत्र संबंध रखता है किससे, नेपाल से, और इस तरफ का संबंध रखेगा भारत से। पर सन 1962 में घटना होती है, भारत चीन युद्ध होता है। 1950 में जब भारत और नेपाल की संधि होती है तो राणा और भारत के सरकार के बीच में एक समझौता होता है। काठमांडू और दिल्ली इस संधि को लेकर बेहद खुश होते हैं। दोनों राष्ट्रों के बीच में खुली सीमा होगी और उस खुली सीमा के साथ साथ दोनों राष्ट्र एक दूसरे के नागरिकों का आवागमन करने देंगे। नेपाल के नागरिक को भारत के नागरिक के तर्ज पे दर्जा मिलेगा और हम लोगों ने एक उदारवादी छवि रखी थी, उदारवादी पक्ष नेपाल के लिए रखा था। परिणाम स्वरूप इसका फायदा उठाकर 1952 के अंदर एक नागरिकता का कानून नेपाल के अंदर आया और उसका फायदा भारतीय लोगों ने, या जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने उठाया। भारी मात्रा में भारतीय लोगों ने नेपाल का पलायन किया, वहां के रोजगार, पर्यटन पर अपना कब्जा कर लिया। आज भी नेपाल की अर्थव्यवस्था पर भारत के मूल निवासियों का कब्जा अधिक है। और मजबूरन जब इस नेपाल की बात करेंगे तो यहाँ एक जनसंख्या का घनत्व इस तरीके का हो गया है कि लगभग 52% जो है वो मधेसी हैं। मधेसी जो 48% है वो मधेसी हैं और 52% जो हैं वो यहाँ के गोरखा हैं। गोरखा नेपाल के मूल निवासी हैं जो खास कर भारत में व्यावसायिक या घरेलू कार्यों के लिए यहाँ आते हैं। और जो मधेसी हैं वो मूल रूप से भारत के मूल निवासी थे जिन्होंने पलायन किया और नेपाल की आधी आबादी भारत के मूल निवासियों से भर चुकी है। वहाँ की अर्थव्यवस्था पर, वहाँ के पर्यटन पर काफी हद तक भारत का कब्जा है। ऐसे में राणा कुछ हद तक नाराज हुए और ये संधि तीसरे महीने विवाद का विषय बन गई थी। हालांकि दोस्ती की संधि, खुली सीमाओं की संधि थी, एक दूसरे के नागरिकों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, पर इस तरीके की गतिविधियों की वजह से तीसरे महीने ये संधि विवाद का विषय बन गई। और जब ये विवाद का विषय बनी तो राणा और भारत के बीच में समझौते होते गए, शांतिपूर्ण तरीके से बातें आगे बढ़ती गई क्योंकि राणा भारत समर्थक थे। लेकिन 1960 तक आते आते राणाओं में विरोध बढ़ने लगा क्योंकि गोरखा जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनमें भी विरोध बढ़ने लगा राणाओं के प्रति। तो राणाओं ने भारत के प्रति ऐतराज दर्ज कराया। भारत ने अपनी राजनीतिक भूल करते हुए राणा राजा संघर्ष में 1960 में राजाओं का समर्थन दे दिया। परिणाम स्वरूप नेपाल की राजनीति में जिसका नियंत्रण हो गया वो राजा थे।
इन राजाओं के नियंत्रण से भारत को ऐसा लगा कि हमारी तरफ से दिया गया उदारी गिफ्ट होगा और नेपाल की जो नई राजा प्रणाली होगी वो भारत समर्थक होगी। पर यह हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। राजा हमारे विरोधी निकले, राजाओं ने 50 की संधि का उल्लंघन किया, इसको बदलने की मांग करने लगे और इसके साथ साथ चाइना के साथ अपने सामरिक संबंधों को बनाना शुरू कर दिया। इस वजह से राजा और भारत के बीच में संबंध बिगड़ने लगे, जो 1960 से लेकर 1990 तक निरंतर चलते गए। 30 वर्षों तक दोनों राष्ट्रों के बीच में तनाव का केंद्र रहा। इसी तनाव के दौरान सन 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है और युद्ध के दौरान भारत नेपाल से मदद की मांग करता है कि उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि का प्रयोग करने दिया जाए और भारत अपनी सेना नेपाल के माध्यम से भी प्रयोग करेगी। पर नेपाल के राजाओं ने इस चीज से इनकार कर दिया और भारत की शिकायत यूएनओ तक ले गए। इस मसले से नाराज होकर एक घटना होती है और हमारे एक अनुभव भी होता है कि ये सामरिक क्षेत्र है, और जब ये सामरिक क्षेत्र है तो इस मुद्दे को लेकर फिर एक घटना उत्पन्न होती है कि भारत का मानना है कि जो काली नदी है, वो काली नदी जो है वो लिपू लेक से निकलती है। ये वाला डॉटेड जो मैं पॉइंट कर रहा हूं इस तरीके से निकलती है। परिणाम स्वरूप ये जो काला पानी कैंप यहाँ लिखा है, यानी आज यहाँ पर भारत का कब्जा है, ये वर्तमान की स्थिति है 1962 के बाद की। तो 1816 की संधि तो कहती है कि ये क्षेत्र जो है इधर वाला ये पूरा नेपाल का है, लेकिन अब हम लोगों ने इस क्षेत्र पर हमारा कब्जा कर लिया है। और जब विवाद बढ़ने लगा तो सन 1981 के अंदर दोनों राष्ट्रों की तरफ से एक जॉइंट टेक्निकल लेवल कमेटी बनाई गई जो दोनों राष्ट्रों की सीमाओं का विभाजन करेगी। ऐसे में भारत और नेपाल की तरफ से जब ये संयुक्त समिति बनाई गई तो उस समिति में ये लगभग 97% सीमा का रेखांकन हो चुका है। केवल काला पानी और एक उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कुछ इलाके विवाद के विषय हैं, तो उनमें से प्रमुख विवाद काला पानी है, जिसको लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। भारत का मानना है कि 1816 की सुगोली संधि सही है और उस संधि के अनुसार क्या है कि इस नदी के पश्चिम के तट पे भारत होगा, पूर्व के तट पे नेपाल होगा। ऐसे में 1962 तक तो एक आम सहमति सी बनी हुई थी। ये वाला क्षेत्र भारत ने ले रखा था, ये वाला क्षेत्र नेपाल के पास में था। हालांकि 1816 की संधि के अनुसार तो नदी इस तरफ से बहती है, तो इस हिसाब से ये वाला जो क्षेत्र है ये भी नेपाल का है। तो लेकिन इस संधि में नदी के उद्गम स्थल का वर्णन नहीं, और बहुत सी सहायक नदियां हैं जो यहाँ आकर मिलती हैं। और जब बहुत सी सहायक नदियां यहाँ आकर मिलती हैं तो भारत सरकार का जो दावा है वो ये है कि नदी जो है वो लिपू लेक से निकलती है, यानी डॉटेड वाला इलाका जो आप देख रहे हैं ये मूल है, बाकी ये सब सहायक नदियां हैं। परिणाम स्वरूप ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा काला पानी का ये भारत का क्षेत्र है, क्योंकि इस नदी के पश्चिम की तट की तरफ जो होगा वो भारत होगा और नदी के पूर्व की तट की तरफ जो होगा वो नेपाल होगा। और नेपाल अब इस पर दावा करता है कि नदी जो है वो लिम्पियाधुरा से निकलती है और ये पूरा क्षेत्र जो है वो नेपाल का है। पर 1962 में भारत ने आईटीबीपी इस बॉर्डर पर तैनात कर दी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो भारत और चीन सीमा पर तैनात की जाती है। 1962 से ये क्षेत्र हमारे पास में है। नेपाल की सामरिक शक्ति इतनी नहीं है कि वो युद्ध के माध्यम से इस क्षेत्र को जीत पाए। इसको लेकर अलग अलग विवाद दोनों राष्ट्रों के बीच में बने रहे, पर भारत ने अपना पक्ष हमेशा मजबूत रखा है। और इस विवाद का जन्मदाता मैं उस सुगोली संधि को ही कह सकता हूं, जिसमें ये तो कहा गया है कि नदी के पश्चिम में भारत होगा, नदी के पूर्व में नेपाल होगा, लेकिन नदी के उद्गम स्थल का वर्णन इसके अंदर नहीं किया गया है। दूसरी तरफ जब हम लोग साक्ष्यों की बात करेंगे तो भारत सरकार की तरफ से 1830 के प्रशासनिक रिकॉर्ड और 1879 के जो मैप हैं वो दिखाए जाते हैं। 1830 के प्रशासनिक रिकॉर्ड के हिसाब से 1816 की सुगोली संधि के बावजूद कालापानी क्षेत्र को भारत का हिस्सा माना जाता था, उस प्रशासनिक रिकॉर्ड में इसका वर्णन है। 1879 का यदि हम लोग मैप देखें तो उस मैप के अंदर इस कालापानी को भारत का हिस्सा बताया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1816 के अंदर सुगोली संधि में नदी का उद्गम स्थल के ऊपर जो वर्णन नहीं है उसको हम इस मैप के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं कि इस क्षेत्र को भारत का हिस्सा माना गया है। वहीं नेपाल की तरफ से भी कुछ नक्शे पेश किए गए हैं। हालांकि नेपाल का दावा भारत के दावे की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत लगता है। एक है 1850 का नक्शा और एक 1856 का नक्शा।
और जब इन दोनों नक्शों को हम देखते हैं तो इन नक्शों के अंदर ऐसा प्रावधान है कि ये क्षेत्र जो है वो नेपाल का है। अब सवाल ये है कि ब्रिटिश इंडिया सरकार की कोई नक्शा निर्माण में भूल हुई है और उस भूल की वजह से दोनों राष्ट्र इस मुद्दे पर अटके हुए हैं। नेपाल की तरफ से दूसरा दावा ये भी है कि 58 साल पहले तक, आज से 58 साल पहले तक क्या होता था कि नेपाल के अंदर कालापानी क्षेत्र की जनगणना होती थी और अब ऐसा है कि अब नहीं होती है क्योंकि आपने इस क्षेत्र को कब्जे में कर लिया है। तो दोनों राष्ट्र इस क्षेत्र को लेकर एक बार पुनः विवाद की स्थिति में हैं। हालांकि ये सामरिक क्षेत्र है, ये भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के बॉर्डर को टच करता है, नेपाल के बॉर्डर को टच करता है। तो एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, 1962 से इसे भारत कि आईटीबीपी ने कब्जे में ले रखा है। तो आज ये भारत के पास में है। नेपाल की इतनी सामरिक शक्ति नहीं है कि वो इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर सके और भारत की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो भी स्पष्ट है। दिल्ली का स्पष्ट निर्णय है कि कालापानी को लेकर कोई विवाद नहीं है। हो सकता है काली नदी को लेकर विवाद हो, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, अनेक सहायक नदियां हैं तो ये निर्धारित कर पाना संभव नहीं है तो किस पॉइंट पर इसका उद्गम स्थल है, पर हम इस मुद्दे पर विवाद नहीं कर सकते हैं कि काला पानी नेपाल का है। तो भारत का दो टुक में कहना है कि काला पानी भारत का ही हिस्सा है, वही नेपाल इस मुद्दे पर बीच बीच में अपना ऐतराज दर्ज कराता रहता है, लेकिन सामरिक शक्ति और वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र पर दावा ही कर सकता है। व्यवहारिक तौर पर या भौतिक नियंत्रण कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। इस तरीके के निरंतर मुद्दों को जानने के लिए देखते रहिए AB+ TV।